शिक्षा कुल के इस मंच से प्रहार बैच में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इन दोनों जो नदी तंत्र है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों रिवर सिस्टम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम मीन्स गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को समझने से पहले आपको पंच प्रयाग समझना होगा। जैसे यदि आप देखते हैं कि एक है, आपने नाम सुना होगा, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। इसी सतोपंथ यहां पे देखते चलेंगे बेटा, ये सतोपंथ ग्लेशियर है। इस सतोपंथ जो ग्लेशियर है यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, सतोपंथ ग्लेशियर, इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, एक नदी निकलती है। एक यहाँ पे नदी निकलती जिसे हम कहते हैं अलकनंदा। यहाँ पे ये जो नदी निकलती है इसे क्या नाम देते हैं? अलकनंदा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि सतोपंथ से एक नदी निकलती है जिसे हम नाम देते हैं अलकनंदा। इस सतोपंथ ग्लेशियर में एक और नदी आकर मिलती है जिसे हम कहते हैं धौली गंगा। ये धौली गंगा ये जब धौली गंगा इसमें आकर मिलती है, यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा, ये जब धौली गंगा आकर मिलती है इस अलकनंदा के साथ तो एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो ये आपने देखा अलकनंदा, ये अलकनंदा, जब इस अलकनंदा नदी में धौली गंगा आकर नदी मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि सर धौली गंगा जो है ये कहाँ से निकलती है? तो धौली गंगा नीत दर्रे के समीप से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? तो आपका जवाब होगा कि नीत दर्रे के समीप से निकलती हैं। इसकी एक और सहायिका है। यदि हम और सहायिकाओं पे बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज नंदाकनी। और जो नंदाकनी रिवर है वो नंद ग्लेशियर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तो नंद ग्लेशियर से। ये बातें आपको ध्यान देना है। जो नंदाकनी है वो नंद ग्लेशियर से निकलती है। एंड देन यदि हम और बिंदुओं पे बात करें और यदि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करें तो हम कहेंगे कि जो मंदाकिनी है, यहाँ पे नंदाकिनी नंद ग्लेशियर से, देन पिंडार जो नदी है, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। तो ये इसकी एक अलकनंदा की सहायक नदियां हैं जिसमें जो धौली गंगा है, यह है धौली गंगा। धौली गंगा जो नीत दर्रे के समीप से निकलती है और अलकनंदा में मिलकर एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा जब नंदाकिनी नदी से मिल जाती है तो एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं नंद प्रयाग, जिसे हम क्या नाम देते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा नदी में जब पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी आकर मिल जाती है तो इसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग हो गया। देन अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यहीं से एक और मंदाकिनी नदी है। यह है मंदाकिनी नदी, यह है मंदाकिनी नदी, और यह मंदाकिनी नदी जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। जब ये चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकल करके जब अलकनंदा में मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और इसी अलकनंदा में एक और नदी आकर मिलती है जिसे हम कहते हैं भागीरथी नदी। ये गंगोत्री के समीप गोमुख से निकलती है। यदि हम बात करें तो गोमुख से निकलती है और गोमुख से निकल करके यह अलकनंदा में जहाँ पे प्रवेश करती है वहीं पर हम इसे कहते हैं देवप्रयाग। और इनकी संयुक्त धारा देवप्रयाग और इनकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। इनकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है।
ऐसे समझिए अपना एक सुंदर सा भारत है, इंडिया है। इस इस इंडिया के अंतर्गत एक राज्य है उत्तराखंड। इस उत्तराखंड राज्य के हिमालयी क्षेत्र में सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। सतोपंथ हिमानी से एक रिवर से निकलती है जिसे हम अलकनंदा कहते हैं। और जब इस अलकनंदा नदी, ऐसे समझिएगा ना, जब इस अलकनंदा रिवर जो निकलती है इसमें धौली गंगा आकर मिल जाती है तो दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। तो जब ये अलकनंदा के साथ धौली गंगा आकर मिल जाती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा ऐसी ही प्रवाहित हो रही है और जब बाईं तरफ से नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है तो इस एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा ऐसे ही प्रवाहित हो रही है और जब पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी आकर मिल जाती है तो पिंडार ग्लेशियर का निर्माण करती तो कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। तो अभी आपने 3 प्रयाग देखा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्णप्रयाग। अब अलकनंदा ऐसे ही प्रवाहित हो रही है और दाहिनी तरफ से देखा जाए, दिस इज ये तीनों नदियां यहाँ पे देखा जाए चाहे वो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, दिस इज बाईं तरफ से आकर है। लेकिन वहीं पर यदि दाईं तरफ से मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। और जब भागीरथी नदी गंगोत्री के समीप गोमुख से निकल कर के भागीरथी नदी आकर अलकनंदा से मिल जाती है तो देव प्रयाग का निर्माण करती है। और जब ये मिलती है तो इनकी अब संयुक्त धारा को, जो इनकी ज्वाइंट्स फ्लो है, करंट है, जो इनकी संयुक्त धारा है, इन संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जानते हैं। ये गंगा ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए, ये गंगा जो है ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। तो यदि आपके एग्जाम में पंचप्रयाग के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब यही पंचप्रयाग हैं। 1 प्रयाग, 2, 3, 4 और 5 प्रयाग। इन 5 प्रयागों का निर्माण कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। उसके बाद ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है गंगा। जब ये गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसी संदर्भों में एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। ये ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है तथा निचले भागों में इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। तथा दूसरी शाखा है, इसकी एक सेकंड शाखा, दूसरी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। अब इस गंगा, चूंकि गंगा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो जो इधर से आएगी वो इसकी बाईं सहायिकाएं हैं। मिस उत्तर की जैसे इसकी सहायिकाओं में बात करें तो रामगंगा इसकी सहायिका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रामगंगा जो रिवर्स है ये गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। बहुत ध्यान से समझना है, इसी फिगर से सारी चीज़ें आपको समझ लेना है। ये जो रामगंगा रिवर्स है, ये रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज के निकट ये गंगा से मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है, रामगंगा के बाद नेक्स्ट है गोमती रिवर्स। गोमती जो नदी है, यहाँ पे देखिए बेटा, गोमती जो नदी है वो फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर, आपने नाम सुना होगा, गाजीपुर के निकट आकर के यह गंगा से मिल जाती है। चलो पहले समझ लेते हैं सहायिकाओं के बारे में। रामगंगा, गोमती। अब अगला इसकी एक सहायिका है गोमती, ये है घाघरा। ये इसकी सहायिका है घाघरा। और घाघरा है, ये घाघरा इसकी 2 सहायिकाएं हैं, एक शारदा और दूसरे यदि हम बात करें तो राप्ती। ये राप्ती, इसकी 2 सहायिकाएं हैं। तो यहाँ पे रामगंगा, गोमती, घाघरा। यहाँ पे देखोगे गंडक, दिस इज गंडक, एंड देन गंडक
एंड देन गंडक कोसी और महानंदा। गंडक कोसी और महानंदा। महानंदा बात समझ में आ रही है? क्या आपने देखा? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, ये कौन सी है? तो आपका जवाब होगा कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये इसकी बाईं सहायिकाएं हैं। ये इसकी कौन सी सहायिकाएं हैं? तो ये इसकी बाईं सहायिकाएं हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये इसकी बाईं सहायिकाएं हैं। दिस इज क्लियर? यस या नो? एंड यदि हम दाईं सहायिकाओं में बात करें तो यहां से आप देखोगे ये है यमुना। यहां पे यमुना इसकी दाईं सहायिका है और यमुना की सहायिका है चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन ये इसकी, जैसे चंबल, तो चंबल अभी आपने एक मूवी देखा होगा, आई थी 12th फेल, देखा है? चंबल, बेतवा एंड देन केन। चंबल, बेतवा और केन ये इसकी क्या है? सहायिकाएं हैं। और दूसरी इसकी सहायिका यदि हम बात करें तो ये है सोन रिवर्स। सोन रिवर्स, तो ये इसकी सहायिका है। यमुना की ये है यमुना एंड देन ये है सोन रिवर्स। अब गंगा की सहायिकाएं हैं। आइए हम एक एक सहायिकाओं पर आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करते हैं रामगंगा रिवर्स के बारे में। जब हम रामगंगा नदी के बारे में बात करते हैं तो रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं? यहीं से आपको नोट डाउन करना है बेटा। आपको दूसरे हर जगह, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स आपको ऐसे ही मेहनत करना है। दिस कहाँ से निकलती है? तो गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है और गंगा में कहाँ मिल जाती है? तो कन्नौज के निकट। यहाँ पे आप लिख लोगे कन्नौज। ठीक है, जो हम लिखाने वाली चीज़ होगी उसको हम अलग स्लाइड में लिखा भी देंगे। दूसरा गोमती नदी। गोमती नदी ये फुलहर झील है, फुलहर झील से निकलती है। और फुलहर झील से तो निकलती है, ये फुलहर झील कहाँ है? तो आपका जवाब होगा पीलीभीत। पीलीभीत लखनऊ के समीप है। पीलीभीत से, और यहाँ पे देखोगे गाजीपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती हैं। ये दो बातें हमने आपको पहले बता दी थी। अब आपने रामगंगा गोमती पढ़ लिया। अब घाघरा। घाघरा नदी में आपको बताऊं, घाघरा एक कहावत है हमारे इधर, चूँकि मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो है गोंडा है। तो गोंडा का जब कोई पर्सन, हालांकि ऐसा भगवान ना करे कभी हो, लेकिन गोंडा का यदि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है तो घाघरा पहुँचते पहुँचते वो अंतिम सांस उसकी होती है। मतलब मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है। तो मतलब ऐसी कोई मान्यता नहीं, मतलब चूँकि सीरियस होता है। और गोंडा से यदि लखनऊ के बीच की दूरी देखा जाए तो 110 किलोमीटर के समथिंग है। तो घाघरा तक पहुँचते पहुँचते चूँकि जब केस सीरियस हो जाता है तभी लोग भागते हैं, इमरजेंसी, समझ ही रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो घाघरा है, ये घाघरा तिब्बत के पठार के समीप एक मापचा चुंगो ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? मापचा चुंगो ग्लेशियर है। इसी मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये निकलती है। ये थोड़ा सा हम इसको अलग लिखा देंगे, ठीक है? घाघरा को हम अलग लिखा देने। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालोगे घाघरा। यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे घाघरा, ठीक है? घाघरा क्या होता है इसको समझो। जैसे ये तिब्बत क्षेत्र का एक कोई ग्लेशियर है, जैसे हमने मान लिया पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है? हमने माना ये क्या है, सपोज दैट ये एक ग्लेशियर है। हमने माना ये क्या है, एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है, तिब्बत क्षेत्र का है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। मापचा चुंगो ग्लेशियर इस ग्लेशियर का नाम है। आप सभी लोग मुझे बताओ कि मापचा चुंगो ग्लेशियर
ये कहाँ है? तिब्बत क्षेत्र में है। तिब्बत क्षेत्र में एक नदी निकलती है, इसी नदी को हम नाम देते हैं कि ये क्या है? घाघरा है। ये क्या है? घाघरा नदी है। हालांकि तिब्बतीय क्षेत्र में इस घाघरा नदी को कर्णाली कहते हैं। क्या नाम देते हैं? कर्णाली कहते हैं। बेटा ध्यान देना है, इसे पहाड़ी क्षेत्र में कर्णाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कर्णाली के नाम से। और मैदानी भागों में से घाघरा नदी, और अंततः यदि आप देखोगे तो छपरा के निकट गंगा में मिल जाती हैं। छपरा के निकट गंगा में मिल जाती हैं। थोड़ी सी कुछ और बातें यहाँ पे समझनी है, इसीलिए हमने इसको आपके सामने अलग किया है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो घाघरा रिवर्स है, घाघरा जो नदी है, वो मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, और मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसे हम नाम देते हैं, वाह ये घाघरा है। क्या कहते हैं? घाघरा रिवर्स के नाम से जानते हैं। अब घाघरा नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो इसी मैदानी भागों में रिवर जैसे शारदा नदी आकर मिल जाती है। एक बात बताओ, शारदा नदी, इसी में राप्ती नदी आकर मिल जाती है। ध्यान समझिएगा। अब आपके मन में कई बार क्वेश्चन उठता है कि शारदा नदी जो आप देखते हैं, ये शारदा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। आपके मन में कई बार क्वेश्चन उठता है कि सर जो ये शारदा नदी है, क्या इसे काली नदी के नाम से जानते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन तो यदि ये इतना महत्वपूर्ण है तो ये शारदा नदी निकलती कहाँ से है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये शारदा नदी मिलाम हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमनद से निकलती है। मिलाम हिमनद कहाँ पे? नेपाल। तो आपका जवाब होगा ये कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमनद से निकलती है। बेटा ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बात और समझ लीजिए, मिलाम हिमनद से निकलती है, और जब मिलाम हिमनद से निकलती है तब इसका नाम गौरी गंगा होता है। क्या होता है? गौरी गंगा कहते हैं इसे। इस शारदा नदी को, इस काली नदी को जब ये मिलाम हिमनद से निकलती है तब इसका नाम रहता है, जहां इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल की जो बाउंड्री है, भारत नेपाल की जो सीमा है, भारत नेपाल की सीमा पर इसे चाइक नदी कहते हैं। चाइक, CHAIK। यदि हम भारत नेपाल की सीमा पर देखें, जैसे मान लेते हैं भारत नेपाल सीमा है, तो भारत नेपाल सीमा पर यदि बात करें तो भारत नेपाल सीमा पर इसे चाइक नदी बोलते हैं। सीमा पर क्या बोलते हैं? चाइक नदी बोलते हैं। इतनी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको बस इतनी बातें याद रखनी है। इतनी बातें याद रखते हो तो सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे निश्चित तौर पे। क्या कहोगे? सबसे पहले घाघरा में कहाँ से निकलती है? तिब्बत क्षेत्र के मापचा चुंगो ग्लेशियर से। जब ये निकलती है तो कर्णाली होती है। भाई मैदानी भागों में प्रवेश की घाघरा बन गई। छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। ये देखा जाए तो मैदानी भागों में शारदा नदी आकर मिल जाती है। ये शारदा नदी कहाँ से निकलती है? मिलाम हिमनद से, ये भी नेपाल से। ये जो मिलाम हिमनद से जब निकलती है तो इसे गौरी गंगा कहते हैं, क्योंकि गौरी होती है, कहते हैं ना, गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे चाइक नदी बोलते हैं। बात समझ रहे हो? तो इस प्रकार यहां से आपको ध्यान देना है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? यस या नो? यस या नो? सभी लोग जल्दी से कमेंट करो। अब रामगंगा, गोमती, घाघरा। घाघरा के बाद अगला महत्वपूर्ण है, घाघरा के बाद गंडक रिवर। घाघरा के बाद कौन सा रिवर है? तो गंडक। घाघरा के बाद गंडक रिवर है। यदि हम गंडक रिवर की बात करें, गंडक रिवर, घाघरा के बाद गंडक रिवर है। अब गंडक का नाम लेते ही कई मन में कि सर गंडक का उद्गम भी नेपाल हिमालय से होता है। आपने एक दर्रा पढ़ा होगा, फोटो दर्रा।
नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। जैसे नेपाल हिमालय है, इसको हम मान लेते हैं ये नेपाल हिमालय है। ये इस नेपाल हिमालय में एक फोटो दर्रा है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक काली गंडक और दूसरा त्रिशूल गंडक। दोनों ध्यान से समझिएगा, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक काली गंडक और दूसरा त्रिशूल गंडक। तो काली गंडक यहाँ पे यदि हम बात करें, काली गंडक ध्यान समझिएगा, काली यहाँ पे गंडक, काली गंडक, और दूसरा त्रिशूल गंगा, यहाँ पे त्रिशूल गंगा। अब जब ये त्रिशूल गंगा और ये दोनों निकलती हैं, त्रिशूल गंगा दोनों निकलती हैं, तो इनकी संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? गंडक के नाम से जानी जाती है। इतना तो महत्वपूर्ण बिंदु है ही, इतना तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट डाउन करो। ये है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय से निकलती। पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो गंडक रिवर्स है, ये गंडक नदी कहाँ से निकलती है? क्या भारत क्षेत्र में इसका उद्गम है? आपका जवाब होगा नहीं। कहाँ है? नेपाल हिमालय में। कहाँ पे है? नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय में फोटो दर्रा के समीप दो नदियां निकलती हैं, एक काली गंडक और दूसरा त्रिशूल गंडक। जब ये दोनों नदियां निकलती हैं तो गंडक के नाम से जानी जाती हैं। और यह भारत में बिहार के चंपारण जिले, यदि हम बात करें बिहार के चंपारण मूवमेंट आपने पढ़ा है, तो बिहार के चंपारण मूवमेंट चंपारण जिले से भारत में प्रवेश करती है। और अंततः ये देखा गया कि सोनपुर, यहाँ पे सोनपुर में गंगासी मिल जाती हैं। कहाँ पे? सोनपुर में ये गंगासी मिल जाती हैं, सोनपुर में गंगासी मिल जाती हैं। बस इतनी बातें आपको ध्यान देनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं। हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना, एक आपने नाम सुना होगा, त्रिवेणी कैनाल का नाम सुना होगा। त्रिवेणी कैनाल को यदि आप चाहें तो इसको लिख लें, इसी गंडक रिवर से त्रिवेणी कैनाल को, त्रिवेणी जो कैनाल है, इस त्रिवेणी कैनाल को, तो पूर्ण बिंदु ये है कि जब आप यहाँ पे गंडक रिवर्स कहते हैं, गंडक रिवर से त्रिवेणी जो नहर है, त्रिवेणी जो कैनाल है, इस त्रिवेणी कैनाल, यहाँ पे त्रिवेणी कैनाल निकाली गई है, या गंडक रिवर से ही त्रिवेणी कैनाल को जल की आपूर्ति होती है, जल की आपूर्ति होती है। ये बातें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आपको याद रखना होगा, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय से दो नदियाँ निकलती हैं, काली गंडक और दूसरा त्रिशूल गंडक। काली गंडक और त्रिशूल गंडक निकलती है दोनों यहाँ पे सोनपुर में, पटना के समीप, यदि सोनपुर या हम पटना भी बोल देते हैं, पटना के समीप ये गंगा में मिल जाती हैं। इसी नदी के जल से, इसी रिवर्स के जल से एक नहर है, एक कैनाल है जिसका नाम है त्रिवेणी। उस त्रिवेणी कैनाल को जल की आपूर्ति होती है। यदि हम और बिंदुओं पे बात करें तो अगला हमारे सामने जो महत्वपूर्ण रिवर है, आपने देखा गंडक के बाद नेक्स्ट है। अब देखिए, आपने सबसे पहले पढ़ा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अब अगला है कोसी। कोसी का नाम लेते ही आपके मन में कई बार क्वेश्चन उठते हैं, अच्छा बिहार का शोक है उसी को, हाँ उसी की बात हो रही है। सबसे पहले यदि हम देखेंगे कोसी रिवर्स, जब हम कोसी रिवर्स की बात करते हैं, कोसी रिवर्स की बात करते हैं तो कोसी रिवर्स में पहला पॉइंट समझिए कि वास्तव में ये जो कोसी रिवर होती है, ये इसकी मुख्य धारा अरुण के नाम से जानी जाती है। तिब्बत के उत्तर में है, इसका जो सोर्स है वो भी तिब्बत के उत्तर में है। इसकी मुख्य धारा अरुण के नाम से जानी जाती है। अरुण नदी में जब कई नदियों का जल आकर के मिल जाता है, इस अरुण नदी में कई नदियों का जल मिलता है और इसीलिए इसे हम सप्त कोसी रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए समझिए, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हम बात करें कि तिब्बत का क्षेत्र है, इस तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत के उत्तर से ये निकलती है, इसकी मुख्य धारा अरुण के नाम से जानी जाती है। इसकी मुख्य धारा अरुण के नाम से जानी जाती है। जब इस अरुण में कई नदियों का जल आकर के मिल जाता है, कई नदियों का जल आकर के मिल जाता है, कई रिवर्स,
तो इस नदी को हम इसीलिए सप्त कोसी नदी कहते हैं। मुख्यतः हम कहते हैं सप्त मतलब सात नदियां आकर मिलती हैं, सप्त कोसी नदी कहते हैं। ध्यान समझे। अब ये सप्तकोशी जब कई नदियों का जल है तो इनका वेग बहुत ज़्यादा होता है और ये मार्ग ऐसे ऐसे बदलती हैं। ध्यान समझिएगा, जब ऐसे ऐसे बदलती हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हैं। ये क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सर मार्ग बदलने के लिए कुख्यात हैं। अब एक बात और बताओ जल्दी से, यदि ये बात आपने कहा कि मार्ग बदलने के लिए ऐसे ऐसे मार्ग बदलती हैं, तो जब मार्ग बदलेंगी कुख्यात हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस रिवर्स में अवसाद होंगी, मतलब अवसादों की मात्रा, अवसाद बढ़ेंगे और फलता क्या होगी? बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। बाढ़ की स्थिति होगी या नहीं होगी? जब अवसाद ज़्यादा होंगी तो बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। अब जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी तो इस बाढ़ की स्थिति के कारण ये बताओ, आप सभी लोग थोड़ा सा में प्रीलिम्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यदि फ्लड की स्थिति, यदि इसका हालांकि विस्तार से डिस्कस हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे करते हैं, बाढ़ एक क्या है? आपदा है, ठीक है। तो वास्तव में बाढ़ की स्थिति जब पैदा होती है तो बाढ़ जहाँ पे आता है वहाँ के स्थिति आर्थिक, वहाँ की फसलें बर्बाद होंगी या नहीं होगी? फसलें बर्बाद होंगी मतलब आर्थिक नुकसान होगा या नहीं होगा? दिस इज आर्थिक नुकसान होगा। अब उस बाढ़ में आप देखते हो आर्थिक नुकसान होगा, कई लोग डूब के मृत्यु भी हो, कई लोगों की डूब के मृत्यु भी हो जाती नहीं, तो जन की भी हानि हो गई। आप देख रहे हो कि जन हानि होती है। और देखो, अच्छा एक बताओ, जैसे किसी परिवार में यदि किसी मेंबर्स की जब मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के अन्य जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मतलब विक्षुब्ध होंगे या नहीं होंगे? निश्चित तौर पे होंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिक क्षति भी होगी। जहाँ पे बाढ़ की स्थिति आएगी तो पर्यावरणीय क्षति भी होगी। आप देख सकते हो, मतलब बड़े पैमाने पर क्षति होगी। और जब बड़े पैमाने पर क्षति होती है तो इसी को हम कहते हैं आपदा है। और जब ये नुकसान पहुंचाई तो बिहार के लिए क्या बन जाती है कि आ गई सौरो ऑफ रिवर्स। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? बिहार का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। इसीलिए इस नदी को, कोसी रिवर्स को हम क्या नाम देते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। इसीलिए इसे हम बिहार का शोक नदी कहते हैं। इसीलिए हम बिहार का क्या नाम देते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं। बिहार का शोक नदी। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा अच्छा इसे कहते हैं। बातें क्लियर हैं? यस या नो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यस, जल्दी से बताएं आप लोग। सभी लोग बातें क्लियर हैं? देखिए, बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ें, कैसे, क्यों बिहार का शोक कहते हैं, क्या है स्थिति, ये पूरी बातें। अगला है, हम बात करते हैं कोसी के बाद महानंदा जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। हम ये बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और गंगा की बाईं सहायकाओं में तथा सबसे ये पूर्वी सहायका है। ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस कर रखी हैं। तो यहाँ से महानंदा के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। महानंदा इसी फिगर में देख लेते हैं। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। अब अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यमुना नदी। अब हम चलते हैं, बात करेंगे यमुना रिवर्स पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम यमुना रिवर्स पे बात करते हैं तो यमुना रिवर्स जो है, यमुना जो नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई है 1384 किलोमीटर। कितना है? 1384 किलोमीटर, 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
यमुना नदी की लंबाई कितना है? 1384 किलोमीटर है। 1384 किलोमीटर यमुना रिवर की लंबाई है। यमुना में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, सर कहाँ से निकलती हैं, ओरिजिन कहाँ से है? तो यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे शिक्षा नगरी कहा जाता है और वह है प्रयागराज, जिसे धार्मिक नगरी की दृष्टि से संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है, जिसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। जब ये यमुनोत्री से निकलती है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसी नदी पर दिल्ली, आगरा, इटावा, इलाहाबाद स्थित है। तो यदि हम बात करें सबसे पहला पॉइंट्स एक एक बिंदुओं को, यहाँ पे सबसे पहला अपने यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा देखते चलेंगे। सबसे पहला आपने देखा कि इनका स्रोत क्या है, जल्दी से बताओ। तो आपका जवाब होगा यमुनोत्री। यमुनोत्री दिस इज, इसका जो सोर्स है वो यहाँ पे यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री इसका सोर्स है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इस बात पर भी आपको ध्यान देना है, इसका जो ओरिजिन है यमुनोत्री है, यमुना नदी है, यमुना से ये निकलती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है लंबाई कितना है, 1384 है, और साथ ही साथ में संगम गंगा से, संगम तो गंगा से प्रयागराज में गंगा से मिल जाती हैं, प्रयागराज में गंगा से ये संगम बनाती हैं, गंगा से संगम बनाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस नदी के तट पर यदि हम बात करें तो नदी के तट पर आप बताओ कि दिल्ली, आगरा, इटावा, वही सब बातें हैं, दिल्ली, आगरा, इटावा, प्रयागराज अवस्थित हैं, शहर अवस्थित हैं, ठीक है, प्रयागराज अवस्थित हैं। यदि आपसे हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि इस नदी के तट पर दिल्ली, आगरा, इटावा, प्रयागराज अवस्थित है, सही है विकल्प, गलत है? आपका जवाब होगा सही है। प्रयागराज में अब इसकी हम सहायिकाओं के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने इसकी सहायिकाओं के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन थोड़ी सी हम इसकी बात दोबारा करेंगे। जैसे हम बात करें, ये है, ये मान लेते हैं गंगा रिवर्स हैं और ये हमने मान लिया यमुना रिवर्स हैं। थोड़ा सा आसानी से छोटी छोटी बातें होंगी। यमुना रिवर्स है। अब यमुना की सहायिका आपने देखा चंबल, ध्यान समझेंगे, ये है चंबल, आपको विस्तार से देखना है। ये है बेतवा और ये है केन, चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन ये तीन नदियां हैं। चंबल, बेतवा और केन ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं। जब हम चंबल की बात करते हैं तो अच्छा एक बात बताओ, ये इसकी बाईं सहायिका है या दाईं? तो आपका जवाब होगा कि सर ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, दाईं सहायिका है। तो क्या बाईं सहायिकाएं भी हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं। जैसे टोन्स हो गया, जैसे हिंडन हो गया, टोन्स, हिंडन, ये क्या है, इसकी यदि देखा जाए तो बाईं सहायिकाएं हैं। अब जैसे हम बात करते हैं चंबल रिवर्स के बारे में, चंबल नदी के बारे में, चंबल रिवर्स के बारे में, तो चंबल नदी जो आप देख रहे हैं, ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये चंबल नदी मध्य प्रदेश की महू क्षेत्र जो है, जो एमपी का महू क्षेत्र है, इस मध्य प्रदेश की महू क्षेत्र से निकलती है और उत्तर की ओर मुख करके, उत्तरमुखी होकर के ये प्रवाहित होती हैं। जब ये उत्तर की ओर आप देख रहे हो प्रवाहित हो रही हैं, तो इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर, इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये क्या हो जाती है, यमुना से जाकर मिल जाती।
इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको देखनी थी। कहाँ से निकलती हैं? आप कहोगे कि सर ये निकलती हैं, ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी से कमेंट करो आप लोग। बिल्कुल सही, यहाँ पे कहोगे मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र से। सबसे पहले कहाँ से निकलती है, यहीं पे आप लोग नोट डाउन करोगे, क्योंकि एज ए प्रीलिम्स की दृष्टि से ही आपको पढ़ना है। तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश एमपी के महू क्षेत्र से निकलती है, एमपी के महू क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, पहली बात है। उत्तरमुखी हो गई, कहाँ से? तो आपका जवाब होगा यहाँ से। इस स्थान का नाम क्या है? तो आपका जवाब ऐसे निकली, यहाँ पे पहुँची, और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इस क्षेत्र में, तो इस एरियाज़ में, इस चंबल क्षेत्र में आप देखोगे, तो चंबल क्षेत्र की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद ये स्थितियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो यस बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देन चंबल ऐसी स्थिति हो गई है, ठीक है। कहाँ से? यमुना से। देन यहाँ पे आपका जवाब होगा इस स्थान पे, ये हमने अभी आपसे बताया है कि इटावा राजस्थान कोटा पहुँचती है, और फिर उसके बाद इटावा से 40 किलोमीटर पूर्व, तो इटावा से 40 किलोमीटर पूर्व ये यमुना से मिल जाती हैं। इतनी बातें हो गई। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश की बैतूल जिला है, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, उस बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई क्षेत्र से। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है। बैतूल जिले के यहाँ पे बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है, उत्तरमुखी होती है, और लगभग ये हम बात करें तो हमीरपुर आपने नाम सुना होगा, सुना है या नहीं? हमीरपुर का नाम सुना होगा। हमीरपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती हैं, तो इस बात को भी लिख लें, हमीरपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती हैं। और केन नदी, यहाँ पे चंबल, बेतवा और केन नदी जो है ये मुख्यतः निकलती है, आपने नाम सुना होगा, एक कैमूर की पहाड़ी आपने सुना होगा, उसी के समीप से निकलती है, और समीप से उत्तरमुखी होते हुए ये जा कर के यमुना से मिल जाती हैं, यमुना से मिलती हैं। अगला एक और महत्वपूर्ण है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सोन रिवर्स के बारे में। सोन रिवर्स यहाँ पे हम इसी में बात कर लेंगे, फिगर में ही, क्योंकि आपको बस वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सोन रिवर्स जो आप देख रहे हैं, ये सोन रिवर अमरकंटक पठार से निकलती हैं, और अमरकंटक पठार से निकलती हैं, और यहाँ से निकल करके ये गंगा में जा करके मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिहंद और जो कनहर है, रिहंद और कनहर इसकी सहायिका है। यदि हम सहायिकाओं के बारे में बात करें तो हमेशा बात करेंगे कि रिहंद और कनहर इसकी प्रमुख सहायिकाएँ हैं। रिहंद और कनहर इसकी प्रमुख सहायिकाएँ हैं। उसके बाद निचले भागों में गंगा 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी एक शाखा यदि हम बात करें निचले भागों में, यहाँ से यदि हम बात करें कि निचले भागों में गंगा, निचले भागों में गंगा 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। गंगा 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। गंगा 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यदि आपने देखा कि गंगा 2 शाखाओं में विभक्त होती हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर इसे हम 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में, एक शाखा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर, तथा दूसरी शाखा यदि हम बात करें, दूसरी शाखा जो सेकेंडरी ब्रांचेज है, दूसरी शाखा ये कहाँ प्रवेश करती है?
तो दूसरी सेकंड जो शाखा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वह शाखा, दैट ब्रांचेस, वह शाखा जो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवेश करती है उसे हम हुगली कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से जानते हैं। और वह शाखा जिसकी बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। जैसे यदि यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे आपने देखा मैदानी भागों में, आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से कि ये आपने देखा कि प्रयागों का होता है, प्रयाग के जैसे मान लेते हैं, थोड़ा समझिए पूरे फुल फिगर में समझते हैं। जैसे अलकनंदा आपने देखा, अलकनंदा में जब धौली गंगा, नंदाकनी, पिंडार, मंदाकनी जब आपने देखा, फिर उसके बाद देन पिंडार, देन यहाँ पे आपने देखा ये दिस इज़ मंदाकनी और ऋषिकेश हरिद्वार, ये हो गया ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई ये मैदानी भागों में प्रवेश कर गई। अब गंगा मैदानी भागों में प्रवेश कर गई। इसी फिगर को आपको ध्यान देना है बेटा, ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई, तो उसके बाद ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। और फिर आपने देखा इसकी एक शाखा जो दक्षिण की ओर मुड़ गई उसे हम हुगली कहते हैं, और इसकी एक शाखा जो बांग्लादेश में प्रवेश कर गई इसे हम पद्मा कहते हैं। ये तो हमने बातें बताई थी आपको। अब इसके बाद हमने ये बताया कि इसकी बहुत सारी सहायिकाएं हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी एंड देन महानंदा। यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, यमुना रिवर्स है, और ये हमने देखा सोन रिवर्स है। दिस इज यमुना। यमुना की सहायिका हमने चंबल, वेतवा और केन देखा। चंबल की सहायिका हमने देखा बनास हो गया, यहाँ पे सिंध हो गया, यहाँ पे काली, यहाँ पे देखा जाए सिंध हो गया, छिप्रा हो गया, दिस इज छिप्रा जिसके तट पे उज्जैन है, एंड देन यहाँ पे आपने देखा कि वो छिप्रा देन सिंध हो गया। फिर ये बेतवा नदी है और ये केन नदी है। आपने ये सारी बातें देख ली, चंबल, बेतवा और केन, ये बातें। एंड देन यहाँ पे आपने देखा ये कौन सी नदी है, तो आपका जवाब होगा ये सोन नदी है। इतनी सारी बातें आपने देख ली, बहुत ही, ये दिस इज रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये बातें आपने देख ली। अब इसकी एक शाखा हमने बताया कि जो दक्षिण में मुड़ जाती है उसे हुगली कहते हैं। इस हुगली की एक प्रमुख सहायिका है जिसे हम कहते हैं दामोदर, जिसे हम क्या नाम देते हैं? दामोदर। और ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। जैसे यदि बात करें तो एक रांची का पठार, यदि हम बात करें एक यहाँ पे आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हुगली नदी मैदानी, यहाँ पे इसकी एक शाखा हुगली की सहायक छोटा नागपुर पठार है, निकलती है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायिकाओं में बात करें तो यहाँ पे बराकर, कोनार, पंचेत, ये सब कुछ बातें हमने आपको बता ही दिया है। तो ये पद्मा रिवर्स के बारे में अब यहाँ पे ये सारी बातें हमने बता दिया है। दामोदर इसकी सहायिका है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभक्त करती है। ये बातें क्लियर हो गई? यस या नो? सारी बातें क्लियर हैं? सभी लोग जल्दी से बताओ, यस या नो? ओके। अगला हम बात करें, अगला नेक्स्ट हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो यहाँ से सबसे पहला टॉपिक क्या होता है उसको समझते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के संदर्भ में पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। कौन कौन सी बातें समझिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में सबसे पहले कहाँ से निकलती हैं ये ज़रूरी हो जाता है। पहले समझ लेते हैं फिगर से, पहले फिगर बना देते हैं, फिर उसके बाद देखो, जब हम ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं तो ब्रह्मपुत्र में
एक नदी है। ब्रह्मपुत्र वास्तव में तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी है। उस कैलाश पर्वत श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। ध्यान समझिएगा, कहाँ से, ये हम बात करें तो ये है चेमा, यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी है, ये है, दिस इज चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। हालांकि जो आधुनिक भूगोलवेत्ता हैं, आधुनिक भूगोलवेत्ता कहते हैं कि यह आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। दोनों बातें आपको ध्यान देना है, आंगसी ग्लेशियर से। दोबारा बिंदु को समझ लें, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कैलाश पर्वत श्रेणी पे अवस्थित एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी प्रवाहित होती है। हालांकि आधुनिक चीन भूगोलवेत्ता कहते हैं आंगसी से होती है। तो यहां से एक नदी प्रवाहित होती है जिसे तिब्बत के लोग कहते हैं कि यह नदी यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो है। यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो है, या यारलुंग जांगबो है। यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो है, दोनों बातें। दिस इज यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो है। कहाँ के लोग कहते हैं? तिब्बत के लोग कहते हैं। जब तिब्बत के लोग कहते हैं यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगबो है, तो ये कुछ ऐसे ही प्रवाहित होती रहती हैं और प्रवाहित होते हुए ये भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो भारत में ये जो प्रवेश करती है वो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। और जब इस दिहांग रिवर में देवांग और लोहित नदियां आकर मिल जाती हैं, जब इस दिहांग में देवांग और लोहित नदियां आकर मिल जाती हैं, तो इनकी संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ, या हम थोड़ा सा और चीज़ों को कर दें तो इन्हें हम ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा के नाम से हम जानते हैं, तो इस बात पर भी आपको फोकस रखना है। फिर उसके बाद ऐसे कुछ प्रवाहित होती हैं और उसकी यहाँ पे देखिए इनकी संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। बातें क्लियर? यस या नो? अब आपके मन में कि कहाँ पे सर ये जो मिलती हैं वो सदिया के समीप ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्रा। इसी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप माजुली है अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है, नदीय जो द्वीप है, ये नदीय द्वीप माजुली, वो किस नदी पर अवस्थित है? माजुली तो किस नदी पर अवस्थित है? असम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर्स पर ही है। ठीक है। फिर उसके बाद ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जब धुबरी के समीप पहुंचती है तो धुबरी के समीप ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और जिसे हम नाम देते हैं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। यदि हम इनकी सहायिकाओं पे बात करें तो इनकी एक सहायिका यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इसकी सहायिकाएं हैं। ये कौन कौन सी? यहाँ पे हम बात करते हैं तो सुबनसिरी, यहाँ पे यदि हम कामेंग, ध्यान समझिएगा, सुबनसिरी कामेंग, और यहाँ पे सुबनसिरी कामेंग मानस। यदि हम इसकी सहायिकाएं यहाँ पे बात करें तो धनसिरी, यहाँ पे केलान, धनसिरी केलान।
ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ से एक नदी आकर मिल जाती है जिसे हम तीस्ता कहते हैं, और जब तीस्ता नदी आकर मिलती है तब इनकी संयुक्त धारा को हम जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। और सबसे खास बात यह है कि गंगा की एक शाखा जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश की थी, ये बांग्लादेश में ग्वालंदों के समीप आकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि देखो कितनी आसान, जब आप ज्योग्राफी की बुक से पढ़ते हो तो आपको कठिन लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोबारा समझ लेते हैं एक बार वास्तव में क्या है। जब हम बात करते हैं कि तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी पर नज़र डालते हैं, तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी जो है, इस कैलाश पर्वत श्रेणी में आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये मान लेते हैं यहाँ पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। इस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये एक नदी, एक जल का प्रवाह होता है। तिब्बत को लोग कहते हैं ओ ये तो यालुंग सांगपो है, ये तो यालुंग जांगपो है। ऐसे प्रवाहित हो रही है, बाद में पूर्व में हिमालय को काटती है, हिमालय को काट करके अरुणाचल में प्रवेश कर जाती है। अरुणाचल में कहते हैं नहीं, दिहांग है। क्या है ये? दिहांग है। और जब इस दिहांग में देबांग और लोहित दो और नदियां आकर मिल जाती हैं तो तीनों की संयुक्त धारा को कहते हैं नहीं, यही तो ब्रह्मपुत्र है। देखिए नाम कैसे बदल रहा है। और इस चूंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज़्यादा वेग है, अवसादों को ला रही है, अवसादों का डिपोजिशन कर रही है। अवसादों के डिपोजिशन के फलस्वरूप यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं माजुली, जिसे हम क्या नाम देते हैं? माजुली। और इस प्रकार अब ये ब्रह्मपुत्र नदी कैसे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। जब ये असम के धुबरी के समीप आता है तो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और जब दक्षिण की ओर मुड़ती है तो तीस्ता नदी आकर मिल जाती है, तब इनकी संयुक्त धारा को जमुना कहा जाता है। और गंगा की एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई थी हुगली कहते हैं, और गंगा की दूसरी शाखा थी जो बांग्लादेश में प्रवेश की थी, जिसे हमने पद्मा के नाम से कहा। यही पद्मा नदी, यहाँ पे बांग्लादेश का एक प्रमुख शहर है ग्वालंदो, इसी ग्वालंदो में आकर मिल जाती है और हम कहते हैं कि ये क्या है। और फिर उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहने के पीछे रीज़न यही है कि ये ब्रह्मपुत्र है और ये पद्मा क्या गंगा है, और एक विशाल अवसादों का त्रिभुजाकार के आकार में एक स्थलाकृति का निर्माण करती है जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। अब इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है और इसीलिए इसे हम सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। बातें क्लियर? यस या नो? चले अब हम बात करेंगे, अगला हमारे सामने जो महत्वपूर्ण है वह है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट हमारे सामने जो है वह है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम थोड़ा सा यहाँ पे जल्द करते हुए आगे की ओर मूव करेंगे, यहीं से प्रयास करेंगे। दो नदियाँ होती हैं यहीं पे, हम देखेंगे एक नर्मदा पहले पढ़ लेंगे और दूसरा हम प्रयास करेंगे यहीं पे ताप्ती भी पढ़ लेंगे। इसी फिगर या नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा नदी यहाँ पे समझिएगा बेटा, नर्मदा नदी के संदर्भों में पहले समझना है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और सबसे पहले कहाँ से निकलती है ये ध्यान देना है। तो नर्मदा जो नदी है ये नर्मदा नदी अमरकंटक के समीप से निकलती है, अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती है। और अमरकंटक यहाँ से अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती हैं, अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती हैं और निकल करके ये खंभात की खाड़ी में या हम बात करें तो यहाँ पे खंभात की खाड़ी में जाकर के अब गिर जाती हैं।
यदि इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर, मीन्स 1312 किलोमीटर है, 13-12 किलोमीटर है। दूसरा, यदि हम सेकेंड बिंदु पे बात करें तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यदि इनकी यहाँ पे 13-12 किलोमीटर है, यदि अमरकंटक से निकलती, इसका मतलब यह है कि एमपी में इसका प्रवाह है, इसका प्रवाह गुजरात में भी है और इसका प्रवाह जो है वो महाराष्ट्र में है। मीन्स इसका अपवाह क्षेत्र बात करें किन किन राज्यों में है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। सबसे पहला क्या क्या याद रखोगे, कहाँ से निकलती हैं कि अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती हैं। कहाँ जाकर गिरती हैं, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी मतलब अरेबियन सी आप बोलोगे, अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। देन लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर है और 13-12 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। इसके पश्चिम में हम बात करें, इस नदी के पश्चिम में यदि हम बात करें तो पश्चिम में हम देखेंगे विंध्यन रेंज है, ये विंध्यन रेंज है। और यदि हम विंध्यन रेंज है और यदि इसके हम पूर्व में बात करें, यदि इसके हम पूर्व में बात करें तो हम कहेंगे सतपुड़ा रेंज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो नदी है, इस नदी के उत्तर में ये जो नर्मदा रिवर्स है, इस नर्मदा रिवर्स के उत्तर में, नॉर्थ में विंध्यन रेंज है और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा है। एंड देन यदि बात करें इनकी सहायिकाओं पे बात करें तो इनकी सहायिकाएं अभी हमने तथा हिरन, कोलार और उरी हैं। हिरन, कोलार और उरी इनकी सहायिका है। यदि हम सहायिकाओं पे नजर डालें तो हिरन, देन यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं ये नर्मदा हमने नदी मान लिया, तो हिरन, यहाँ पे हिरन इसकी सहायिका है। हिरन, कोलार और उरी, हिरन, कोलार और उरी इसकी कौन सी सहायिका है, आपका जवाब होगा इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। इसकी दाई सहायिकाएं हैं, इसकी दाई सहायिकाएं हैं, राइट ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सी, हिरन, कोलार और उरी इसकी दाई सहायिकाएं हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें, बिंदुओं पे नजर डालें तो अगला महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिर में सर और कोई बाई सहायिकाएं हैं, तो यहाँ पे बंजार, शेर और तवा, बंजार, शेर और तवा, यहाँ पे यदि हम बात करें तो बंजार, शेर और तवा इसकी बाई सहायिकाएं हैं। बंजार, शेर और तवा, बंजार, शेर और तवा इसकी, बंजार, शेर और तवा इसकी कौन सी सहायिका है, तो देन लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इसकी बाई सहायिकाएं हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, यहाँ पे आपको ध्यान, हिरन, कोलार और उरी, हिरन, कोलार और उरी, तथा यहाँ पे अगला जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो बंजार, शेर और तवा, इसकी कौन सी सहायिका है, ये बस याद कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ से इतनी बातें आपको नर्मदा के बारे में, कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से, पहली बात। दूसरा, लंबाई कितनी है, 13-12, कहाँ जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी, अरेबियन सी। एंड देन यदि हम बात करें कि आखिर में इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, नहीं, कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। यदि हम बात करें कि इसके उत्तर में विंध्यन रेंज और दक्षिण में सतपुड़ा। इसके हम सहायिकाओं के बारे में बात करें तो दाई जो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, हिरन, कोलार और उरी। यदि हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बंजार, शेर और तवा हो गया। इससे ज्यादा जानकारी आपके प्रीलिम्स में पूछे आने की कोई संभावना ही नहीं है। देन यदि बात करें, यहां पे अगला महत्वपूर्ण है कि ताप्ती रिवर्स के बारे में। ताप्ती रिवर्स ऐसे कुछ निकलती है। हमने मान लिया कि ये कहां से, यहां से ऐसे निकलती है। ये भी मध्य प्रदेश के, एमपी के क्षेत्र से निकलती हैं, एमपी क्षेत्र से निकलती हैं। अब एक बात और समझो, क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर एमपी में कहां से, तो यहां पे एमपी के मुल्ताई जो क्षेत्र है वहां से निकलती हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका अपवाह क्षेत्र है, महाराष्ट्र। और आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि नर्मदा रिवर्स है, जो नर्मदा नदी है, यह नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 है। हमने बताया था इसकी लंबाई 13 का आधा 6 और 12 का दूना 24, 624 किलोमीटर है।
कितना है 624। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से। देन यहाँ पे आपका जवाब होगा कि अगला महत्वपूर्ण है, 624 किलोमीटर लंबी है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका अपवाद क्षेत्र है। यदि हम इसकी सहायिकाओं में यहाँ पे पूर्णा, गिरना, बोरी, इसकी सहायिकाएं हैं। यदि हम बात करें पूर्णा, गिरना, बोरी, पूर्णा, गिरना, बोरी, ये क्या है? इसकी क्या है? आपका जवाब होगा कि सहायिकाएं हैं। अब इसकी कौन सी सहायिका हो सकती है? तो इसकी लेफ्ट, इसकी कौन सी है? लेफ्ट है। दिस इज सफिशिएंट, आपके एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त है। कहाँ से निकलती है ये आपको ध्यान देना है। लंबाई कितना है, सहायिका कितनी है, कहाँ जाकर गिरती है? कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे, अब देखिए अगला महत्वपूर्ण क्या है। अगला है कि अभी तक हमने देखा कि वे नदियां जो अरब सागर में, नर्मदा एवं ताप्ती, यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दिस इज महानदी, गोदावरी। अब इन हमें गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदियां हैं। इन 4 नदियों पर भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे यदि हम बिंदुओं को समझें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदियां हैं, 4 रिवर्स हैं। यदि हम इन 4 नदियों पे बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से निकलती हैं। ध्यान समझिएगा, महानदी कहाँ से निकलती? छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से निकलती हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं और इस दौरान वो 851 किलोमीटर की यात्रा तय करती। मीन्स 851 किलोमीटर यह नदी लंबी है। तो यहाँ पे एक एक बिंदु को सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहला हम बात करेंगे महानदी। देखिए यह महानदी के बारे में बात करेंगे। कहाँ से निकलती है? इसी फिगर पे आपको ध्यान देना है, लिखाएंगे नहीं बेटा। कहाँ से निकलती है? तो सिहावा से निकलती है, सिहावा हिल्स से निकलती है, सिहावा हिल से। और उसके बाद लंबाई कितनी है इसकी? 851 किलोमीटर है। और इस प्रकार ये है। यदि अब हम दूसरे पेन को चेंज करते हैं, कहाँ? ये सिहावा से, तो छत्तीसगढ़ में इसका अपवा है, छत्तीसगढ़। और दूसरे यदि हम बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका अपवा है। इसकी सहायिकाओं के बारे में यदि बात करें तो सेवनाथ, हसदो, ओंग, जोंक और टेल। यस, यहां पे यदि हम इसकी सहायिकाओं पे बात करें तो सेवनाथ और हसदो, दिस इज सेवनाथ और हसदो, ओंग, जोंक और टेल, ओंग, जोंक और टेल। बेटा आपसे पूछा जाएगा कि जोंक निम्नलिखित में से किसकी सहायिका है? महानदी का। ओंग, जोंक और टेल ये इसकी सहायिका है। इधर से यदि हम बात करें तो ये इसकी क्या है? लेफ्ट है, ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। और ये इसकी कौन सी है? राइट है। ये इसकी कौन सी सहायिका है? राइट है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा हिल से निकलती है। ठीक है। दूसरा, लंबाई कितनी है? 851 है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका अपवाद क्षेत्र है। सेवनाथ और हसदो इसकी बाईं सहायिकाएं हैं। ओंग, जोंक और टेल इसकी दाईं सहायिकाएं हैं। बस इतना सफिशिएंट है। अब यदि हम इतना बात हमने जब कर लिया महानदी के बारे में, तो नेक्स्ट होता है गोदावरी। महानदी के बाद अगला आ जाता है गोदावरी। जब हम गोदावरी के बारे में बात करते हैं, गोदावरी रिवर, गोदावरी सबसे पहले कहाँ से निकलती है? गोदावरी नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती हैं।
जब ये त्र्यंबक पहाड़ी से महाराष्ट्र निकलती हैं तो महाराष्ट्र होते हुए यहाँ पे देखोगे ऐसी स्थिति, महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी होते हुए ये ऐसा कुछ मूव करती हैं। ध्यान समझिएगा, ये दिस इज गोदावरी रिवर्स, और अंत में क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी की लंबाई सबसे अधिक है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक लंबाई वाली जो नदी है वो कौन सी है, गोदावरी सबसे अधिक लंबी है। यहीं से एक और फैक्ट आप देख लीजिए, दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की सबसे अधिक लंबी है, सबसे अधिक लंबी है। और यदि ये सबसे अधिक लंबी है तो इसे हम क्या कहेंगे, जल्दी से कमेंट करो। इसे हम वृद्ध गंगा कहेंगे बेटा, ओल्ड गंगा वृद्ध है। इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कई बुक में कावेरी गलत काट देना। ये गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ये बातें याद रखनी है। यस या नो, सभी लोग बताओ जल्दी से, क्लियर यस या नो। चलो यहां तक बातें क्लियर है। अब देखिए, जब यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई तो अब देखिए इनका अपवाह क्षेत्र, हमने अपवाह क्षेत्र सबसे पहले ये कहां से, छत्तीसगढ़ से, तो सॉरी कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती हैं। तो इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, ध्यान समझिएगा, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद पुडुचेरी, एंड देन उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। यदि इनकी हम सहायिकाओं पे नज़र डालें, यदि हम इनकी सहायिकाओं पे नज़र डालें तो दिस इज, यहाँ से दो नदियाँ हैं, आप देखते चलना बेटा। ये दो नदियाँ हैं, एक पेन गंगा और दूसरा वेन गंगा। दिस इज, यहाँ पे पेन गंगा है और ये है दिस इज वेन गंगा, पेन गंगा और ये है वेन गंगा। ये जब दोनों नदियां मिलती हैं तो पर्णहिता का निर्माण करती हैं। दिस इज पर्णहिता, ठीक है। देन यहां पे आप देखोगे इसकी एक और सहायिका इंद्रावती, इसकी और सहायिका दिस इज सबरी, देन सिलूरी, सबरी और सिलूरी। इसकी जो अगली महत्वपूर्ण सहायिका मंजरा, आप नोट डाउन करो जल्दी से। पेन गंगा, वेन गंगा, पर्णहिता, इंद्रावती, सबरी और सिलूरी तथा मंजरा, ये इसकी क्या है, सहायिकाएं हैं। यहाँ पे पेन गंगा, वेन गंगा, पर्णहिता, इंद्रावती, सबरी और सिलूरी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं, इसकी बाईं सहायिकाएं हैं। वहीं पर यदि हम मंजरा की बात करें तो इसकी दाईं सहायिकाएं हैं। जल्दी से यस या नो। चलें जल्दी से आप लोग, मजा आ गया, मजा आया या नहीं, ये सभी लोग बताओ। बिना बताए तो छोड़ेंगे नहीं, और जब तक छोड़ेंगे नहीं तो आप लोग फोड़े कोई नहीं, छोड़ेंगे नहीं तो तोड़ोगे नहीं, फोड़ोगे नहीं, बात समझ रहे हो। जल्दी से बताओ, मजा आया, ओके। महानदी गोदावरी। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कृष्णा, यदि हम कृष्णा रिवर पे बात करें, दिस इज कृष्णा रिवर्स। कृष्णा रिवर्स यहाँ पे समझिए क्या होता है कृष्णा रिवर्स के बारे में। जब हम कृष्णा रिवर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती हैं। महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है।
देन अगला महत्वपूर्ण है इसके अपवाह क्षेत्रों पे बात करें। यदि हम इसके अपवाह क्षेत्र पे, तो महाबलेश्वर से निकली है, इसका मतलब इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र तो है ही। महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद ये देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ये फिर देखोगे महाराष्ट्र सबसे पहले कहाँ से निकलती हैं, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से निकलती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यदि हम इसकी सहायिकाओं के बारे में देखिए, अभी तक हमने 3-4 चीज़ें देख ली। अपवाह क्षेत्र देख लिया, निकलती कहाँ से है ये देख लिया, जाकर के मुहाना कहाँ बनाती है, गिरती कहाँ है वो हमने देख लिया। अब देखिए, अब यदि इसकी सहायिकाओं पे बात करें तो भीमा, मूसी और पल्लेरू, भीमा, मूसी और पल्लेरू, भीमा, मूसी और पल्लेरू, भीमा, मूसी, भीमा, मूसी और पल्लेरू, ये क्या है? भीमा, मूसी और पल्लेरू, इसकी कौन सी सहायिका है? तो आपका जवाब होगा कि सर इसकी बाईं सहायिकाएं हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। देन कोयना, पंचगंगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें कोयना पे बात करें तो कोयना कौन सी सहायिका है? तो दिस इज कोयना, कोयना, पंचगंगा, कोयना, पंचगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मलप्रभा, घाटप्रभा, घाटप्रभा, मलप्रभा, घाटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मलप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, 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 ठीक है। घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, ये सब हो ही चुका है। तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायिकाएं हैं। ये कौन सी सहायिका है? आपका जवाब होगा कि सर ऐसे खड़े हो जाते हैं, और ऐसे खड़े होने के बाद ये इसकी कौन सी सहायिका है? राइट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये इसकी कौन सी सहायिका है? तो राइट ट्रिब्यूटरी है, दाई सहायिकाएं हैं। तो भीमा, मूसी और पल्लेरू, कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, यहाँ पे पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, ये इसकी क्या है? सहायिकाएं हैं। देखो आसान कितना लग रहा है। यस, बिल्कुल। अगला हमारे सामने जो महत्वपूर्ण है वह है कावेरी, और कावेरी नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कावेरी, कावेरी रिवर्स कहाँ से निकलती है? सबसे पहले तो कावेरी जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पे हम देखते चलेंगे कहाँ से निकलती है। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती हैं, और ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलने के बाद ये ऐसे निकलती हैं, और निकलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। तो कर्नाटक में इसका प्रवाह होता है, यस या नो? बिल्कुल होगा। यदि हम कर्नाटक में इसका प्रवाह होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दूसरा, यहां पे यदि हम बात करें तो कर्नाटक में इसका प्रवाह होता है, देन केरल, देन तमिलनाडु,
तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में इसका प्रवाह होता है। लंबाई कहाँ है इसकी? इसकी लंबाई 801 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है इसकी? 801 किलोमीटर है। प्रवाह कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। अब देखिए, यदि इसकी हम सहायिकाओं पे बात करें तो सिमसा, अर्कावती, सिमसा और अर्कावती, सिमसा और अर्कावती, सिमसा और अर्कावती, सिमसा और अर्कावती इसकी सहायिकाएं हैं। ये कौन सी सहायिका हुई? बाईं सहायिकाएं। इसकी बाईं सहायिकाएं सिमसा और अर्कावती हुई। दाईं सहायिकाएं कौन कौन सी हैं? काबनी, सरना, नोवेल, काबनी, 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 शरना, काबनी, शरना, नोवेल, नोवेल, लक्ष्मण तीर्थ, नोवेल, लक्ष्मण तीर्थ, आप नोट डाउन, अमरावती, अमरावती, ठीक है, अमरावती। क्या क्या कहोगे? तो ये इसकी सहायिकाएं हुई। कौन कौन सी? तो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में इसका अपवाह है। इसकी लंबाई 801 किलोमीटर है। सिमसा और अर्कावती, यदि हम बात करें सिमसा और अर्कावती पर, तो सिमसा और अर्कावती इसकी बाईं सहायिकाएं हैं। एंड देन काबनी, सरना, नोवेल, अमरावती ये इसकी दाईं सहायिकाएं हैं। तो हम लोगों ने आज के सेशन में कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम बेहतर तरीके से देख लिया। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं बोलकर ही, चूंकि टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सहायिका गोदावरी की सहायिका है? ऑप्शन नंबर ए मंजरा, ऑप्शन नंबर बी अमरावती, ऑप्शन नंबर सी सिमसा और ऑप्शन नंबर डी सरना। तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए मंजरा गोदावरी की सहायिका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सी सहायिका नर्मदा की सहायिका नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। अब हमने नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए की बात करें हिरन, ऑप्शन नंबर बी कोलार, ऑप्शन नंबर सी उरी, ऑप्शन नंबर डी जोंक। कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? आप कहोगे सर जोंक, क्यों? महानदी की है। तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। जितना पढ़ा दिया गया दिस इज सफिशिएंट, अपवाह तंत्र में इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। इसके आगे की क्लासेस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में और एक नई एनर्जी के साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।